किस तरीके से परिवार की वेल्थ को और परिवार के सदस्यों को प्रोटेक्ट किया जाता है। वेल्थ अपने आप प्रोटेक्ट नहीं होती। वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, और वो स्ट्रक्चरिंग टाइमली होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चरिंग टाइमली होती है तभी उसी को सक्सेशन प्लान बोलते हैं। अदरवाइज वो इमरजेंसी प्लान होता है, और इमरजेंसी प्लान के अंदर परिवार को और एसेट्स को बहुत बियर करना पड़ता है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको एम्पावर करूंगा। फैमिली ट्रस्ट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है। आज का सेशन एचएनआईज के लिए या फिर अल्ट्रा एचएनआई के लिए बहुत ही पावरफुल सेशन है, और इसको मैं बहुत ही सिंपल वे के अंदर आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। आज की सेशन नॉर्मली है, जैसा कि राकेश शर्मा, मैं सक्सेशन रिसोर्स एलएलपी का फाउंडर, लीड करूंगा, और 30 मिनट का पर्टिकुलर ये सेशन होगा। और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हैं, चैट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव द एडिशनल टाइम टू आस्क द क्वेश्चन। आप में से कुछ लोग राकेश शर्मा को नहीं जानते होंगे। राकेश शर्मा मेरा नाम है। लोग मुझे इंडिया का फर्स्ट सक्सेशन प्लानिंग गुरु भी बोलते हैं। आई एम ए क्रिएटर ऑफ 100 ईयर लीगेसी मॉडल प्रोग्राम फॉर द फैमिली बिजनेस, स्पेशली फॉर द स्पेशली मोर देन 22,000 बिजनेस ऑनर को मैं ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूं, थ्रू वन टू वन मेंटरिंग, थ्रू प्रोग्राम, थ्रू सेशंस, इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एंड रिसेंटली एक मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल बुक लिखी है, अपने 27 साल के एक्सपीरियंस को पूरे का पूरा नटशल के अंदर मैंने उसमें डाल के रख दिया, जहां टाइटल है उस बुक का, डियर सन दिस इज नॉट जस्ट ए बिजनेस, ए प्रैक्टिकल गाइड टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन फॉर लीडरशिप। इस बुक के अंदर सक्सेशन प्लानिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको और पूरे के पूरे परिवार को क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना होगा। आज का सेशन फैमिली ट्रस्ट है। फैमिली इंपॉर्टेंट है। फैमिली इंपॉर्टेंट है। इस फैमिली के अंदर काइंडनेस होती है, ह्यूमिलिटी होती है, जॉय होता है, फेथफुलनेस होता है, पेशेंस होती है, पीस होती है, ऑनेस्टी होती है, और लव होता है। आप भी जो ये बिजनेस कर रहे हैं, इतनी सारी एसेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने सारे बिजनेसेस ओपन कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सारी एसेट्स और ये सारी वेल्थ अपने आप चल के नेक्स्ट जनरेशन की झोली में गिर जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग है, फैमिली ट्रस्ट एक्ट अलग है, इनकम टैक्स एक्ट अलग है, फेमा अलग है। सो देयर आर नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उन सब नंबर्स और रूल्स और रेगुलेशन के आसपास हमें अपनी कंपनी, अपनी एसेट्स, अपनी वेल्थ और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना होता है। और आज जो मैं आपको टूल देने जा रहा हूं, फैमिली ट्रस्ट, वो आपकी फैमिली, आपके मेंबर और आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल क्यों है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल क्यों है? इसके रैशनल क्या है? रैशनल फॉर द फैमिली ट्रस्ट। फैमिली ट्रस्ट एक तरीके का बिजनेस एंटिटी है। एक एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है इनकम टैक्स की आइज के अंदर। जहां पर कि जो रिच परिवार है, जहां पर जो समझदार परिवार है, या वो परिवार है जिनको पता है हमने बहुत जल्दी अच्छा पैसा कमाना है, और जैसे जैसे समय बीतेगा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, वेल्थ ग्रो करेगी, वैसे वैसे हमारे परिवार की कॉम्प्लेक्सिटी भी ग्रो करेगी। और जैसे जैसे परिवार की कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो करती है, इन एसेट्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी फाउंडर की नेक्स्ट लेवल की आ जाती है। तो रैशनल फॉर द फैमिली ट्रस्ट क्यों आता है, क्यों उत्पत्ति होती है फैमिली ट्रस्ट की? टू फोकस ऑन द फोरसाइट एंड अवेयरनेस ऑफ द फ्यूचर, ऑफ द फ्यूचर। क्या मतलब है? ये एक छोटा सा परिवार है, सुखी परिवार है मिस्टर एक्स का। उनकी वाइफ है, एक उनकी डॉटर है और एक सन है। डॉटर मैरिड है, बट अभी अनसेटल्ड है फैमिली के अंदर, फाइनेंशियली हस्बैंड के साथ। एंड सन है, वो मैरिड है, बट डाइवोर्स फाइल करने की प्रोसेस में है। अब ये मिस्टर एक्स ने अपनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। उस प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ बच्चे के नाम है, कुछ वाइफ के नाम है, फिर कुछ एचयूएफ की फाइल्स खोल रखी हैं, एचयूएफ के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एंड एलएलपी खोली हुई है, कुछ जगहों पे प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली हुई है और वहां पर भी प्रॉपर्टीज हैं।
जैसे जैसे फैमिली ग्रो करती है समय के साथ साथ फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी भी ग्रो करती है। और जब फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो करती है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपकी पर्सनल वेल्थ पे भी आता है। आपकी पर्सनल वेल्थ पे भी आता है। अब किसी कंपनी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका ऑनर कौन है, ऑनर होना कौन चाहिए, फ्यूचर के अंदर ये जो सन है जो उसकी वाइफ के साथ अभी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, अगर कुछ डिवोर्स हुआ या कुछ नेगेटिव चीजें हुई, हाउ द एसेट्स एंड द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड, ये सभी फॉरसाइट्स के साथ बिजनेस के अंदर अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली ट्रस्ट का जन्म हुआ है। जहां पर कि हम अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए नहीं, अगले 20 साल, अगले 30 साल तक के लिए, अगले 100 साल तक के लिए आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ रीजन यू मस्ट हैव ए फैमिली ट्रस्ट। There are number of reason you must have the family trust if you are an HNI or ultra HNI, or very soon you are going to be an HNI। क्यों? क्योंकि फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी को आप रोक नहीं पाएंगे। और अगर फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी को आप नहीं रोक पाएंगे तो आपका धर्म है आप अपनी एसेट्स को और वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल क्रिएट करें। आप बोलेंगे राकेश भाई मैंने विल क्रिएट की है। विल सक्सेशन प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है और सबसे वीकेस्ट वे है टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड द एसेट्स। आज जो मैं आपको टूल देने जा रहा हूं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक लीगल टूल है। तो ये परिवार की कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अब यही परिवार हो सकता है 2 3 4 5 8 सालों के अंदर इतना बड़ा हो जाए कि ये एक्सटेंडेड फैमिली में ग्रो कर जाए। और अगर आप बिजनेस ज्वाइंट करते हैं, चाचा जी के साथ बिजनेस करते हैं, ताऊ जी के साथ बिजनेस करते हैं, बुआ के साथ बिजनेस करते हैं, बेटे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, एंड बेटी एंड बेटा दोनों बिजनेस में कर रहे हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ईच फैमिली मेंबर एंड ईच एसेट्स। अब इसी इसी कड़ी के अंदर आगे चलते हैं और देखते हैं ये एक बड़ा परिवार है जहां पर एक्स वाई और जेड तीनों इकट्ठे मिलके बिजनेस के अंदर हैं। इनकी वाइफ और इनके बच्चे, उन सबके वैल्यूज अलग है, उनकी एजुकेशन अलग है, उनके जो ब्रॉटअप है वो अलग है, उनकी यारी दोस्ती सब अलग है, लेकिन बिजनेस एक है, रहते एक साथ हैं, या कहीं ना कुछ कॉमन चीजें हैं। अब इस कॉमन चीजों के अंदर अगर हमने हर ब्रांच के लिए अपनी अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया थ्रू द राइट एंटिटी एंड एट द राइट टाइम, देन द नेक्स्ट मेनी जनरेशन विल सफर। क्योंकि आने वाली जनरेशन के अंदर कोई बिजनेस में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता, कोई फुल फ्लेज आना चाहता है, कोई हाफ हार्टेडली आना चाहता है, कोई अडॉप्टेड सन है। सो देर आर टू मच कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फैमिली। There is too much complexity. My simple give to you for today is, let us ring fencing of the personal wealth from the business and family risk। एक फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली के भी अपने रिस्क हैं, बिजनेस की फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं, बिजनेस के अपने रिस्क हैं। अगर बिजनेस के अंदर आज जीएसटी की रेट हो जाती है, इनकम टैक्स की रेट हो जाती है, किसी कॉम्पिटिटर से पंगा हो जाता है, कोई क्रेडिटर एनसीएलटी में चला जाता है, सो देयर आर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जहां पर की फाउंडर की या फैमिली की पर्सनल एसेट्स को अटैच कर लिया गया, पर्सनल एसेट्स तक को अटैच कर लिया गया। अब इन पर्सनल एसेट्स को कैसे बचाया जाए, अपनी वेल्थ को कैसे बचाया जाए, अपने परिवार के सदस्यों को कैसे बचाया जाए, फैमिली ट्रस्ट इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल। आज भी इंडिया से बहुत सारे ऐसे भगौड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्रॉड करके इंडिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी अगर कोई एसेट्स बची है तो सिर्फ वही एसेट्स बची है जो कि उनकी फैमिली ट्रस्ट में है। बाकी जितनी भी एलएलपी हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, प्रोप्राइटरशिप्स हैं, या जितनी भी और अलग एंटिटीज में उनकी जो एसेट्स थी, कहीं ना कहीं बैंक ने, डीआरआई ने, या इनकम टैक्स ने, या जीएसटी ने, या बैंकिंग चैनल ने कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से उसको अटैच किया हुआ है। ये तो भगौड़े थे, इंटेंशन गलत थी। But there are many genuine and honest business owner and their family, those are suffering because फाउंडर को या तो गाइडेंस नहीं मिली, या फाउंडर का वो विजन नहीं है कि किस तरीके से परिवार को और वेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक बिजनेस ओनर है, इनसे एक गलती हो गई, एक चेक बाउंस हो गया किसी पार्टी का,
ये हस्बैंड वाइफ हैं, और यहां पे मिस्टर से एक गलती हो गई कि उन्होंने एक चेक साइन कर दिया, और वो चेक बाउंस हो गया, और चेक बाउंस हो जाने की वजह से मिस्टर सीईओ को जेल हो गई, क्योंकि सामने वाली पार्टी लॉ को भी जानती थी और जज को भी जानती थी, और सामने वाली पार्टी ने इनके ऊपर जब केस किया, नाउ ही इज इनटू द जेल। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज के भी ऊपर बहुत सारे केसेस के अंदर वहां पर भी आंच आनी शुरू हो गई, एंड इनकी वाइफ कह रही है, नॉट रिसीविंग एनी थ्रेट नाउ, बट इनसिक्योरिटी इज देयर। इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी रिलेटिंग टू फैमिली, इनसिक्योरिटी रिलेटिंग टू एसेट्स, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और आजकल तो एक नया ही ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे फैमिलीज के अंदर आज की डेट में देखने को मिल रहा है, कभी 25 साल ऑफ द मैरिज, कभी 27 साल ऑफ द मैरिज, डिवोर्स लेना है। 25 साल हो गए, 27 साल हो गए, देन सडनली हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइडेड, चलो बिजनेस को पहले चलो डाइवोर्स लेते हैं। अब डाइवोर्स लेते हैं, कॉमन एसेट्स हैं, कॉमन बिजनेस है, बच्चे भी बिजनेस के अंदर हैं, एंड एवरीबॉडी इज सफरिंग। एंड राकेश शर्मा कह रहा है, राइट टाइम पर एसेट्स को और प्रॉपर्टीज को और अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर नहीं करें, देन कोर्ट का इंटरवेंशन आता है, कोर्ट बीच में आता है, एंड देन कोर्ट डिसाइड, न्यू एलिमिनी रूल के हिसाब से 50% ऑफ दैट एसेट हैज टू बी ट्रांसफर टू वाइफ। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फादर ने कंपनी बनाई, फादर ने कंपनी बना के उसको बहुत बड़ा कर दिया, और फिर जैसे ही बेटे की शादी होने वाली थी, उन्होंने हमसे पूछा, राकेश भाई क्या मैं अपने बेटे को 90% शेयर ट्रांसफर कर दूं? घर की बात है, मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, छोटी सी तो फैमिली है, क्या फर्क पड़ता है? और मेरी डॉटर है, डॉटर की तो शादी कर देंगे एंड देन फिर वो अपने घर चली जाएगी, तो क्या मैं 90% शेयर अपने बेटे को गिफ्ट कर दूं, जिससे कि उसको भी प्राउड फील हो? एंड आई सेड, प्यारे लाल जी मत कीजिए। और अगर आपने करना ही है ना, इसको फैमिली ट्रस्ट में, फैमिली ट्रस्ट के थ्रू बेटे को गिफ्ट करते हैं, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर इज अनसर्टन, पता नहीं आने वाली वाइफ, आने वाली बहू कैसी आती है, एंड देन अगर उन सब लवड़ों में फंसे तो दिक्कत हो जाएगी। एंड प्यारे लाल जी तो नाम से ही प्यारे हैं, तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं राकेश भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 90% शेयर अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते हैं। और उस 90% शेयर्स की जो वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली 350 CR के आसपास थी, 350 CR के। कुछ दिनों तक शादी बहुत अच्छी चली, कुछ दिनों का मतलब था 7-8 महीने, एंड देन फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा कलेश एंड ये सब होने लगा, एंड देन बात डिवीजन तक गई, और जब डिवीजन तक जाने की बात गई, तो देखा गया कि बच्चे की वैल्यूएशन क्या है, बच्चे के पास क्या है क्या नहीं है, हस्बैंड के पास कितना पैसा है, एंड देन फिर उसका एल्यूमिनाइन एंड XYZ वो सब देना था। देन होल एसेट्स कंसिडरेशन में ली गई, और उसका कुछ परसेंटेज वाइफ को दिया गया, और ये लंबी फाइट चली, 5 साल तक की फाइट चली। वहीं पर ही अगर प्यारे लाल जी ने अपने जो जो शेयर्स 90% देने थे, वो बेटे के नाम से एक ट्रस्ट क्रिएट करते, और उस ट्रस्ट के अंदर सिर्फ वो शेयर डालते, और उस शेयर का, उस ट्रस्ट का नाम लिख दिया जाता ABC सन्स ट्रस्ट। तो वहां पर पिता ने अपने शेयर 90% जो बेटे को देने थे उसको डालते, और उसमें लिखते कि ये जो ट्रस्ट मैंने बनाई है, ये अपने बेटे के बेनिफिट के लिए बनाई है, और उसके परिवार के बेनिफिट के लिए बनाई है। अब अगर इस तरीके से होता, तो बेटे के ऊपर आने वाली फ्यूचर की कोई भी आंच, कोई भी लीगल, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी अगर फाइनेंशियली आती है, तो ये जो ट्रस्ट के अंदर एसेट्स है, इसको मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, इसको लेके डिवीजन नहीं मांगा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रस्ट के अंदर जो एसेट्स रखी जाती है, ये ऑल टुगेदर सेपरेट होती है। तो ये जो न्यू एलिमिनी बेंचमार्क है, ये बहुत ही खतरनाक है, और बहुत सारी फैमिली बिजनेसेस इसमें ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। सिंपल सा डिसीजन क्या था, बेटे को बिजनेस के शेयर्स अगर फैमिली ट्रस्ट में दे दिए जाते, और फैमिली ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है, वो प्रॉपर तरीके से राकेश शर्मा के साथ बैठ के, या अपने एडवोकेट साहब के साथ बैठ के, या अपने CA साहब के साथ बैठ के सही तरीके से लिखते, तो आज जो नहीं बनी रिलेशन में वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एसेट्स तो अपने पास होती, कम से कम बिजनेस तो अपने पास होता। अब तो बिजनेस भी डिवाइड हो गया है, अब तो बिजनेस भी डिवाइड हो गया है। बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस के अंदर ऐसा होता है, बिजनेस चलाता कोई और है, बनाता कोई और है, और समय के साथ साथ वो बिजनेस को कोई और ले जाता है, ब्रांड को कोई और ले जाता है, IPR को कोई और ले जाता है, और वो कोई और नहीं, अपने ही परिवार का सदस्य होता है, अपने ही भाई होते हैं, अपने ही चाचा होते हैं, अपने ही बेटे होते हैं, अपने ही परिवार के अन्य सदस्य होते हैं। जैसे जैसे समय
बढ़ता जा रहा है, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ परिवार की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे फैमिली बिजनेस फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करते हैं। कोई फैमिली चार्टर नहीं होता, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, शेयर होल्डर एग्रीमेंट नहीं होता, किसी तरीके का कोई फैमिली फोरम नहीं होता, जिसकी वजह से पर्सनल रिलेशन भी खराब होते हैं, बिजनेस के रिलेशन भी खराब होते हैं, और एसेट्स के ऊपर भी आंच आती है। ये एक और मिस्टर बिजनेस ओनर है, इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया, सब कुछ किया, और एक दिन इन्हीं के बिजनेस से टाटा बाय बाय कर दिया गया। अब ये हेडलाइन में लिख रहे हैं, एग्जिटिंग ए फैमिली बिजनेस और बिजनेस वन हैज नर्चर इज ऑलवेज ए पेनफुल। होता है साहब, हमने तो बहुत केस देखे हैं। और कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने हम लोगों के साथ बैठ के बोला, राकेश भाई हमारे को फैमिली गवर्नेंस एस्टेब्लिश कीजिए कि जिससे कि हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो, अगर होता है तो किसी को कोई फाइनेंशियली नुकसान ना हो, जैसा कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर हो रहा है। तो जो हमारे को ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स है, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एसेट्स है, राइटली टाइमली करनी है, और उसको राइट बिजनेस एंटिटी में करनी है। कोई भी चीज इमोशनल होके, ये एक फादर साहब है, इन्होंने इमोशनल होके अपने सारे के सारे शेयर अपने बेटे को दे दिए, और जब अपने सारे शेयर अपने बेटे को दिए, देन वन फाइन डे बेटे ने ही इनकी रिस्पेक्ट करना किसी वजह से कम कर दिया, इनको ऐसा लगा। एंड देन वो जो गिफ्ट डीड इन्होंने दी थी, ये बोलते हैं मेरी वो जो गिफ्ट डीड थी मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूं। समय निकल गया। अगर फैमिली ट्रस्ट बनाई होती देन अलग था, देन अलग था। ये एक और केस है, ये डॉटर इन लॉ एस के बांगूर प्रॉपर्टी के अंदर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी मांग रही हैं। डॉटर इन लॉ फैमिली की प्रॉपर्टी, एचयूएफ के अंदर कुछ शेयर हैं, कुछ अलग कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो उसका डिवीजन मांग रही हैं फॉर देयर सन, फॉर देयर सन। अब अगर स्ट्रक्चरिंग वीक है, अगर स्ट्रक्चरिंग वीक है और हमने उसको टाइमली नहीं किया हुआ, देन दिस प्रॉब्लम कम्स, देन दिस प्रॉब्लम कम्स। सो ये तो मैंने कुछ एक इश्यूज दिए, इसके अलावा आज की डेट के अंदर क्या इशू चल रहे हैं? लिव इन रिलेशनशिप। जब पर्सन चला जाता है, तब बाद में पता चलता है उनकी प्रॉपर्टी पे हक जताने के लिए दो चार पांच आठ लोग और आ गए, बोला कि ये लिविंग रिलेशन था हमारा। अब जो रियल वाइफ थी और जो रियल बच्चे थे, उनको अपने पिता की संपत्ति लेने के लिए कोर्ट कचहरी में फाइट करनी पड़ रही है। प्लस दो दो पर्सन लड़का और लड़की आपस में मिल रहे हैं और आपस में शादी करने जा रहे हैं, दोनों बिजनेस से बिलोंग करते हैं। अब पिताजी को टेंशन है कि मेरी बेटी के नाम से बिजनेस है, मेरी बेटी के नाम से प्रॉपर्टी है, ये जो सामने वाला लड़का है कहीं पैसे की वजह से शादी नहीं तो नहीं कर रहा। और अगर ऐसा है या ऐसा नहीं है, तो फादर अपनी एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, सो दैट डॉटर टू बी प्रोटेक्टेड, एसेट्स भी प्रोटेक्टेड, और डॉटर की फैमिली टू बी प्रोटेक्टेड। तो लिव इन रिलेशनशिप, प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट यानी कि शादी से पहले के एग्रीमेंट, लिविंग विल, नॉमिनेशन, चिल्ड्रन की ड्यूटी टूवर्ड्स द पेरेंट, अडॉप्टेड, ये कुछ एक चीजें हैं, ये कुछ एक एंड स्टेप चिल्ड्रन, ये कुछ एक एरियाज हैं कंसर्न के, हर फैमिली में है, ये हर फैमिली में है। अगर हमने इसको सही टाइम पे सही तरीके से अपनी एसेट्स और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटिटी बना ली, एंड विच इज ट्रस्ट, विच इज ट्रस्ट। ए ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड लॉफुली पर्पस, एक लॉफुल पर्पस के लिए ट्रस्ट क्रिएट की जा सकती है। अब इस फैमिली ट्रस्ट को समझते हैं, इस फैमिली ट्रस्ट के कॉम्पोजिशन को समझते हैं, और ये फैमिली ट्रस्ट कैसे बन जाती है उसको समझते हैं। करेक्ट? तो फैमिली ट्रस्ट क्यों बनाई जाती है? फैमिली ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। नॉर्मली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए, जो प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट के लिए और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सेटलर और द ट्रस्ट क्रिएटर, मेरे पास कुछ एसेट्स है और मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर मेरे क्रेडिटर क्लेम कर सकते हैं, मेरे ऊपर कोई जीएसटी का नोटिस आ सकता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, ये कुछ और दिक्कतें आ सकती हैं परिवार की। तो मैंने सेटलर भी मैं हो सकता हूं, बेनिफिशियरी भी मैं हो सकता हूं, ये रिवोकेबल ट्रस्ट हो जाएगी। तो सेटलर भी मैं हो सकता हूं, ट्रस्टी भी मैं हो, बेनिफिशियरी भी मैं हो सकता हूं, और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मैं ऐड कर सकता हूं। मैं अपने बिजनेस से अपनी कुछ एसेट्स को अलग करना चाहता हूं, अपने बिजनेस से अपने बिजनेस के रिस्क को कम करना चाहता हूं। या फिर ये होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द सेटलर और द ट्रस्ट क्रिएटर, उसकी एसेट्स उसके परिवार के सदस्यों को सही तरीके से मिल जाए। विल में म्यूटेशन कराना पड़ता है, विल को प्रोबेट कराना पड़ता है, विल चैलेंज होती है,
और कुछ लोग तो विल ही नहीं लिखते हैं, और कुछ लोग तो विल लिख देते हैं फिर उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं। फैमिली ट्रस्ट अगर हमने एक बार एक डॉक्यूमेंट बना दिया, जिस पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट बनाया था, क्रिएटर, अगर उसकी मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी कोर्ट में नहीं जाना, किसी कचहरी में नहीं जाना, कोई प्रोबेट नहीं कराना, किसी भी तरीके का कोई चैलेंज नहीं है, जैसे चीजें चल रही थी वैसे ही चलते जाएंगे, कोई पेपर वर्क भी नहीं है। इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल एक लीगल एंटिटी स्ट्रक्चर हम लोगों को दिया गया है। अब ये जो प्रॉपर्टी है जो कि अभी हम नंबर 1 में देखते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सेटलर, ये कौन सा है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सेटलर और द ट्रस्ट क्रिएटर। ये अपने बेनिफिट के लिए, अपने पेरेंट्स के बेनिफिट्स के लिए, अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए भी बना सकते हैं। तो यानी कि मैं अपने बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बना सकता हूं, मैं अपने पेरेंट्स के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बना सकता हूं, मैं अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए भी ट्रस्ट बना सकता हूं। एंड देन अगर हम सेकंड वाले केस में जाएं, आफ्टर द डेथ ऑफ द सेटलर, आफ्टर द डेथ ऑफ द सेटलर किस तरीके से मेरी एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो, बिना कोर्ट कचहरी में जाए, बिना बिना विल को चैलेंज, बिना प्रोबेट, बिना म्यूटेशन, बिना पेपर वर्क किए। अरे मेरे बच्चे तो फॉरेन में रहते हैं, मेरा तो एक ही डॉटर है, उसको ये लॉ की और कोर्ट कचहरी की समझ नहीं है, लोग उसको बेवकूफ बना देंगे। एंड इंडिया के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट को अगर समझने जाते हैं और अगर विल ही नहीं लिखी जाती है, तो एक इंसान की, एक मेल मेंबर की संपत्ति उसकी वाइफ को जाती है, उसकी मदर को जाती है, उसकी डॉटर को जाती है, उसके सन को जाती है, और उसको लेने के लिए सक्सेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और 5 महीने से लेके 10 साल और 5 साल की जर्नी है। एंड इफ वी मेक ए ट्रस्ट, इफ मेक ए ट्रस्ट, किसी ने कहीं नहीं जाना, कहीं प्रोबेट नहीं कराना, कहीं कोई म्यूटेशन नहीं कराना, कहीं कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करना। सो इफ द ट्रस्ट इज क्रिएटेड, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रस्ट क्रिएट की जाती है और उसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, देन इट विल बी क्लियर। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द सेटलर और द ट्रस्ट क्रिएटर, वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, अपने बच्चों को किस तरीके से बेनिफिट देना चाहता है, और बच्चों को कोई चीज देने के साथ साथ वो कंडीशन भी लगाना चाहता है कि मेरे जो 50% शेयर है वो मेरे सन को चले जाएं, लेकिन मेरा जो सन है वो 3 लाख रुपए पर मंथ मेरी मदर को और वाइफ को जिंदगी भर देगा। अब ये कंडीशन आप अदरवाइज कैसे लगा सकते हो? आप अब अपनी विल में मेंशन कर रहे हो, अब विल के अंदर कि 50% माई शेयर विल गो टू माई सन, और मेरा सन उसको फ्यूचर में उसको ऑनर करे या ना करे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मैंने चीजों को गिफ्ट कर दिया, रेमंड्स के फादर की तरह मैंने अपने शेयर्स को गिफ्ट कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया। एंड गिफ्ट करने के बाद मुझे नहीं पता सामने वाला पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करेगा। वी हैव द फैमिली ट्रस्ट मैकेनिज्म, जहां पर कि आप कंडीशंस के साथ चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, अपने बेनिफिट के लिए, पेरेंट्स के बेनिफिट के लिए, बच्चों के बेनिफिट के लिए, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेटलर हिमसेल्फ, जब वो खुद ग्रो ओल्ड हो जाए, जब उसके पास खुद पैसे ना हो, एंड बच्चे अगर डिसेबल है, बच्चे अगर स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए भी स्पेशल विल बनाई जाती है, स्पेशल ट्रस्ट क्रिएट की जाती है। एंड चैरिटेबल कॉज के लिए भी अपनी फैमिली ट्रस्ट से आप चैरिटेबल कॉज भी कर सकते हैं। और अगर परिवार के अंदर कोई डिसेबल या फिर स्पेशल चाइल्ड है और आप चाहते हैं मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चे की केयर होती रहे, बच्चे मतलब हेड ऑफ द फैमिली के जाने के बाद भी या फैमिली के सदस्यों के ना होने के बाद भी वो जो स्पेशल चाइल्ड है उसकी केयर होती रहे, देन ऑल्सो द फैमिली ट्रस्ट इज क्रिएटेड, द फैमिली ट्रस्ट इज क्रिएटेड। नाउ द क्वेश्चन इज, एक्शन क्या लेना है, कहां से शुरुआत करनी है? ये बात समझ में आ गई कि वेल्थ अपने आप प्रोटेक्ट नहीं होती, वेल्थ को प्रोटेक्ट करना होता है। और वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कि अगले 50 साल, अगले 100 साल तक बिना कोर्ट कचहरी गए चल सकता है, बिना विवादों में फंसे परिवार के चल सकता है। लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक्शन क्या लेना है, और आपके पास सही एडवाइजर, कंसल्टेंट और मेंटर होना चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के आपको बोले, भाई साहब आइए जरा इधर आइए, मेरे साथ बैठिए, अपने परिवार का स्ट्रक्चर बताइए, अपनी विश बताइए, किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और क्या कंडीशंस भी रखना चाहते हैं। लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कई बार, बोले राकेश भाई मेरा छोटा सा परिवार है, मेरा एक ही डॉटर है, मेरा एक ही सन है। भाई आज एक सन एक डॉटर है, कल जैसे जैसे समय ग्रो होगा, बिजनेस ग्रो होगा, ये परिवार भी ग्रो होगा,
फिर घर में शादियां होंगी, बच्चे होंगे, बच्चे आएंगे एंड बच्चे फिर आगे जाके बड़े होंगे एंड वो भी बिजनेस में आएंगे, देन इट्स बिकम एक्सटेंडेड फैमिली। अब उस एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पिताश्री को कुछ काम करने होंगे, माताश्री को कुछ काम करने होंगे। और उसका नमूना फैमिली ट्रस्ट आज मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको एम्पावर कर रहा हूं कि प्लीज कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे कि आने वाली जनरेशन आपस में फाइट ना करें। आपका जो वेल्थ है वो आपके परिवार के अंदर सही पर्सन को जाए। सो नाउ आई एम गिविंग यू फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, लेट्स एक्ट। क्या करना है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार चलो आपने काम शुरू करना है, जरा डिसाइड करते हैं कि आपने ट्रस्ट बनानी है नहीं बनानी है, तो अब उसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज करनी होगी, क्या क्या चीजें निकालनी होगी, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रस्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नंबर वन, सबसे पहले सेटलर होना चाहिए। सेटलर का मतलब है मेरे पास 90% शेयर मेरी कंपनी के हैं और मैं चाहता हूं ये शेयर मैं अपनी डॉटर को दूं, लेकिन डॉटर को अगर पर्सनल नाम पे देता हूं और फिर उसकी शादी हो जाती है तो मुझे डर है कि कहीं उसका हस्बैंड उसको कहीं ब्लैकमेल ना करे या उसको ये ना कहे कि ये शेयर मेरे नाम से ट्रांसफर कर दे, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास, वो प्रॉपर्टी अगर मेरी डॉटर है मेरे सन को जाती है, फ्यूचर में अगर उनके ऊपर कोई केस होता है या डिवोर्स का केस होता है, देन प्रॉपर्टी ऑल्सो बिकम द फैमिली मैटर, द डिस्प्यूट मैटर। तो सेटलर ने अपने 90% शेयर में से 50% शेयर एक ट्रस्ट में डालने का सोचा। अपने शेयर बच्चे के पर्सनल नाम पे ना देके एक अलग से एंटिटी के नाम पे डालने का सोचा, जिसको कि अभी हम कह रहे हैं ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्या होती है पूरा डिटेल दे रहा हूं मैं आपको। तो सेटलर कौन है? जिसकी अपनी एसेट्स है और वो एसेट्स अपने किसी परिवार के सदस्यों को देना चाहता है, पर्सनल नाम पे नहीं बल्कि फैमिली ट्रस्ट के नाम पे। तो सबसे पहले हमें सेटलर को डिसाइड करना होता है, हु टू बी सेटलर। और सेटलर कौन होगा? जिसके पास एसेट्स हैं, जिसके पास एसेट्स हैं वो सेटलर होगा। नंबर टू, हमें बेनिफिशियरी देखना होता है कि किसके बेनिफिट के लिए मैं ट्रस्ट बनाना चाहता हूं, अपनी डॉटर के लिए, अपने सन के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए, या अपने पूरे परिवार के लिए, और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। आने वाली जनरेशन, अभी मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, दामाद के लिए भी। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, देन दामाद के लिए भी, बहू के लिए भी। और अगर और उसमें कोई बहू का या दामाद का नाम नहीं लिखा होता, अगर रिलेशन अच्छे होते हैं, दे विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट। बेनिफिशियरी अपना हक मांग के अपनी प्रॉपर्टी अलग नहीं लेके जा सकते, ये सिर्फ ट्रस्ट के अंदर वेल प्रोटेक्टेड होता है। तो एक सेटलर होता है, एक बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी वो होता है जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई जाती है। तीसरा होता है ट्रस्टी। जैसे आप अपनी कंपनी चलाते हैं, उसमें डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन चलाता है, ऐसे ही फैमिली ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज होते हैं जो ट्रस्ट डीड के अंदर जितनी चीजें लिखी गई हैं उसके हिसाब से वो ट्रस्ट को चलाते हैं। अगर आपने लिखा ये 90% शेयर में से 50% शेयर मैं अपनी ट्रस्ट में डाल रहा हूं अपनी डॉटर के बेनिफिट के लिए, और एक प्रॉपर्टी है वो भी मैं अपनी ट्रस्ट में डाल रहा हूं जिसका कि रेंटल इनकम आता है, वो भी मेरी डॉटर के बेनिफिट के लिए। अब ये जो आपने ट्रस्ट बनाई, इसका बैंक अकाउंट खोलना है, जीएसटी का नंबर लेना है या पैन नंबर लेना है या किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट करना है, दे ट्रस्टी विल डू। आपकी डॉटर पिक्चर में नहीं आएगी। डॉटर पिक्चर में नहीं आएगी मतलब बेनिफिशियरी को पिक्चर में आने की जरूरत नहीं है, ट्रस्टी ही ये काम कर सकते हैं। बेनिफिशियरी भी ट्रस्टी हो सकते हैं, बेनिफिशियरी भी ट्रस्टी हो सकते हैं, सेटलर भी ट्रस्टी हो सकता है, वो भी ट्रस्ट बन सकते हैं। तो तीन चीजें हमने क्या सोची हैं? सबसे पहले आपको ये देखना है क्रिएटर कौन होगा, यानी कि सेटलर कौन होगा। दूसरा, किसके बेनिफिट के लिए आप ट्रस्ट बनाएंगे, बेनिफिशियरी कौन होगा। तीसरा, ट्रस्टी कौन होंगे। आप खुद भी हो सकते हैं, बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं, कोई बाहर से प्रोफेशनल भी हो सकता है, या कि आपके परिवार के अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। अब फोर्थ चीज क्या आती है? एक डिटेल ट्रस्ट डीड। फोर्थ चीज क्या है? एक डिटेल ट्रस्ट डीड, जिसके जैसे आप कंपनी बनाते हैं वहां पर आप मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, आप एलएलपी बनाते हैं तो एलएलपी एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप डीड होती है। ऐसे ही जब आप एक फैमिली ट्रस्ट बनाने की सोचते हैं और आपने सेटलर डिसाइड कर लिया, ट्रस्टी डिसाइड कर लिया, बेनिफिशियरी डिसाइड कर लिया, कौन सी एसेट्स आप ट्रांसफर करना चाहते हैं आपने ये भी डिसाइड कर लिया, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, लेट्स ड्राफ्ट ए ट्रस्ट डीड।
और ये जो ट्रस्ट डीड है, ये आप किसी एक्सपीरियंस एडवोकेट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या फिर राकेश शर्मा से आप बनवाएंगे, पूरी स्ट्रक्चरिंग करवाएंगे और उनके साथ डिटेल में बैठेंगे। गूगल से या चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आपको एक राइट मेंटर चाहिए। ये ट्रस्ट डीड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपके फ्यूचर की रिलेशन और एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा। फिफ्थ, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब है कभी ट्रस्टी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, तो ट्रस्टी के ऊपर भी हम एक वीटो पावर के लिए पर्सन क्रिएट किया जा सकता है टू विजिल ऑन द ट्रस्ट। ये वीटो पावर सेटलर की हो सकती है, यानी कि आपकी खुद की हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, मेरा एक और रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी राकेश शर्मा है, लेट्स मेक हिम द प्रोटेक्टर, लेट्स मेक हिम वन ऑफ द ट्रस्टी। या फिर आपके परिवार के सदस्यों में कोई और होता है तो आप उसको प्रोटेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ये पांचवा नंबर पॉइंट था। फिर इन सब चीजों को करने के बाद हमारी ट्रस्ट डीड फॉर्मेशन हो गई। सेटलर आ गया, ट्रस्टी आ गया, बेनिफिशियरी आ गया, ट्रस्ट डीड बन गई। और उस ट्रस्ट डीड के अंदर जो हमें एसेट्स डालनी है, शेयर डालने हैं शेयर, प्रॉपर्टी डालनी है प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। अगर मैंने प्रॉपर्टी डालनी है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जिस तरह से होती है वैसे ही होती है। इसमें जब हम सेटलर से ट्रस्ट के अंदर कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हैं, कोई भी इनकम टैक्स नहीं दिया जाता, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती, यानी कि किसी तरीके का जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो एसेट स्टैंप ड्यूटी वाली है तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर वो शेयर्स है तो शेयर्स के ऊपर एक नॉमिनल सी स्टैंप ड्यूटी लगती है, 0.015%। तो उसके और अगर मेरे को कोई लिक्विड फंड ट्रांसफर करना है तो लिक्विड फंड के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स या स्टैंप ड्यूटी या किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं देना होता, प्रोवाइडेड ये ट्रस्ट रिलेटिव्स के लिए बन रही है, फैमिली मेंबर्स के लिए बन रही है। अगर हमने इतना क्रिएट कर लिया तो यहां पे हमारी ट्रस्ट की मैनेजमेंट चालू हो गई, बैंक अकाउंट खुल गया। ये सब कौन कर रहे हैं? ये ट्रस्ट ही कर रहे हैं। बैंक अकाउंट खुल गया, पैन नंबर आ गया, एफडीज हो गई, रेंटल इनकम आना शुरू हो गया। वो जो रेंटल इनकम आया था उससे हमने एक डीमैट अकाउंट खुलवा के उसमें म्यूचुअल फंड डालना शुरू किया। और ये सारा जो हमने ट्रस्ट क्रिएट किया फॉर द बेनिफिट ऑफ सन या डॉटर या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, हमने उनके लिए किया। अब किसी भी तरीके का कोई भी लिटिगेशन या डिवीजन या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, इस फैमिली ट्रस्ट को टच नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? जहां पर कि ट्रस्ट बनाने की इंटेंशन इसीलिए है कि ऑलरेडी मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, मेरे ऊपर ऑलरेडी एक डीआरआई में केस चल रहा है, मेरे ऊपर एनसीएलटी के अंदर एक और केस चल रहा है, और इट इज एक्सपेक्टेड कि विद इन द 1 और 2 ईयर मेरे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आ जाएगा, तो मैं अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूं। इन दैट पर्टिकुलर केस ट्रस्ट की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाती है। बोला जाता है कि ऑलरेडी पर्सन प्रॉब्लम में था, देन उसने एसेट्स ट्रांसफर की, और अगर ऐसे में एसेट्स ट्रांसफर की है देन ये ट्रस्ट का सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो मैंने इस सेशन की शुरुआत में बोला था, एसेट्स अपने आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं करती, हमें प्रोटेक्ट करना होता है एक राइट एंटिटी के द्वारा और सही समय पे। तो वो जो मैंने सही समय बोला था वही इसका मतलब ये है, अगर ऑलरेडी केसेस आ चुके हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है, देन द कोर्ट में से ट्रस्ट एंड द पर्सन इज द सेम, द ट्रस्ट एंड द पर्सन इज द सेम। और अगर अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स क्रिएट द ट्रस्ट, लेट्स क्रिएट द ट्रस्ट, गो अहेड एंड बिंदास तरीके से आगे चलिए, वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अब इतना हो जाने के बाद हम अपनी फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। ट्रस्ट बन जाने के बाद आपको कंसल्टेंट चाहिए होते हैं, आपको पोर्टफोलियो मैनेजर चाहिए होता है, आपको अलग अलग तरीके के कंसल्टेंट चाहिए होते हैं। देन हायर द कंसल्टेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर कीजिए, एडवाइजरी बोर्ड को हायर कीजिए, ये सारे के सारे अपनी एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं ट्रस्टीज को, ये ट्रस्टीज को देते हैं और ट्रस्टीज इनको पेमेंट करता है। तो इस तरीके से ये क्या बना? इस तरीके से ये एक मॉडल बना फैमिली ट्रस्ट का। ये फैमिली ट्रस्ट का एक मॉडल बना और इसके अंदर जो 7 जो पर्सन इन्वॉल्व थे, जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर किया। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर।